नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 6 अगस्त 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई 10वीं कक्षा की वर्कशीट्स को। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो सामाजिक विज्ञान है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान का एक और टॉपिक, सत्ता की साझेदारी। पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने सत्ता की साझेदारी को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करा था, जिसमें हमने ये भी जाना था कि भारत की सरकार कितने हिस्सों में बटी हुई है, एक केंद्र में है, एक राज्य में है, उससे भी छोटे लेवल पे अब पहुंच चुकी है सरकार, किस तरीके से काम करती है, वो सब कुछ पढ़ा था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, आज हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका के बारे में। जानते हैं आप श्रीलंका के बारे में, हाल फिलहाल में श्रीलंका वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा था। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वर्कशीट को। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब होता है कि एक द्वीप है, इसके चारों तरफ समुद्र है। अगर श्रीलंका के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है तो आज की 9th क्लास की जो वर्कशीट है उसको देख लो, उसमें भी श्रीलंका के बारे में कुछ बताया है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो यह देश जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। जितनी आबादी दिल्ली की है उतनी ही आबादी श्रीलंका की है। दक्षिण एशिया में अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। अब जैसे अगर हिंदुस्तान की बात करूं या इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ हिंदू भी रहते हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं। तो ये सभी लोग, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो, ये एक साथ रहते हैं, एक साथ सभी काम करते हैं। श्रीलंका में भी मुख्यतः 4 समुदायों के लोग रहते हैं, 4 जो ग्रुप हैं उनके लोग रहते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा लोग सिंहाला लोग हैं। 74% लोग सिंहाला हैं, लगभग 11% लोग श्रीलंकन तमिल हैं, 1.2% इंडियन तमिल हैं और 9.3% मुस्लिम है। अब आप जानते हैं, कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो 74% सिंहाला के लोग हैं, जो वहाँ के श्रीलंका के जो ओरिजिनल लोग हैं, पूरे देश में इन्हीं का बोलबाला है। अब हुआ क्या, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पे शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। प्रभुत्व जमाने का मतलब है कि उन्होंने खुद को बिल्कुल बीचों बीच कर लिया, सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली और जो अन्य समुदाय के लोग थे उनको साइड कर दिया। बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में आप कभी इंटरनेट पे सर्च करके पढ़िएगा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय का प्रभुत्व कायम करने की अपनी बहुसंख्या परस्ती के तहत कई नए कदम उठाए। अब अगर उनको अपनी चलानी थी, अगर उनको स्वयं को प्रभुत्व देना था, इम्पोर्टेंस देनी थी, तो उन्होंने कुछ कानून भी बनाए। तो कुछ कानून जो उन्होंने बनाए वो 1956 में जो कानून बनाए उनको देख लेते हैं। तो 1956 में उन्होंने कौन कौन से कानून बनाए? उन्होंने 3 कानून बनाए, जिसमें पहला था कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। जब वहाँ पे 11% तमिल लोग रहते हैं तो उनकी जो भाषा थी तमिल भाषा, उसके बारे में सोचे बिना सिंहली को ही राजभाषा बना दिया गया। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया। चलिए, ये तो एक धर्म को उन्होंने अपना संरक्षण दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा था विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा के लोगों को प्राथमिकता, यानी कि जिस व्यक्ति को सिंहली भाषा आती है उसको ही सरकारी नौकरी में और विश्वविद्यालय में नौकरी मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। अब जो लोग तमिल थे, जिनको तमिल भाषा आती थी और सिंहली भाषा नहीं आती थी, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चोट थी, क्योंकि अब उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती, अब वो विश्वविद्यालय में भी नौकरी नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो अलग अलग समुदाय के लोग थे उनके बीच में मनमुटाव हो गया, उनके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। जो एक ग्रुप था वो आगे बढ़ता चला गया और बाकी जो ग्रुप थे, बाकी जो समुदाय थे वो पीछे हो गए मेन लाइन से। तो श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून से 2 समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। अब जाहिर सी बात है, जब 2 समुदायों के बीच में मनमुटाव होने लगा, जब टीस पहुंचने लगी, तो इस टीस पहुंचने की वजह से
तो इसकी वजह से गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध क्या होता है कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध को मैं आपको अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं और सरकार से लड़ने लगते हैं, पुलिस से लड़ने लगते हैं, हथियार उठा लेते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? यह हुआ बहुसंख्यावाद के कारण। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्या है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू लोगों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो वहाँ पर जितने हिंदू थे आज उसका 1/4 बचे हैं। बाकी सभी हिंदू या तो देश छोड़ चुके हैं या धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। तो वहाँ पे भी बहुसंख्यावाद बहुत चलता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं। लिखा है श्रीलंका में, पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं अब। श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा? तो भाई आप लिखेंगे कि श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन महसूस होने लगा क्योंकि सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया, इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। और दूसरा, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा के लोगों को प्राथमिकता मिलने लगी। तो ये आपका पहले उत्तर का फर्स्ट पॉइंट और ये आपका पहले उत्तर का सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वो आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न वो पूछता है कि बहुसंख्यावाद क्या है और किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बिल्कुल सामने लिखा है बहुसंख्यावाद, दूसरा उत्तर जो आपका होगा। बहुसंख्यावाद यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि यह बहुसंख्यावाद है। और बहुसंख्यावाद के कारण क्या होता है कि इसके कारण गृह युद्ध हो जाता है। तो किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो इसके कारण हो जाएगा आपका गृह युद्ध। ये हो गया आपका आज का दूसरा प्रश्न। तो पहले प्रश्न के भी 2 पॉइंट हैं और दूसरे प्रश्न के भी 2 पॉइंट हैं। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आपको पहला और दूसरा प्रश्न दिख रहा है, तो फटाफट अपनी स्क्रीन को पॉज करके और ये आंसर लिख लीजिए पहले। फिर होगा क्या कि आपकी आगे की वीडियो भी लोड हो जाएगी फटाफट, और फिर आप आगे की वीडियो बिना रुके, बिना थके, बिना झुके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा और चौथा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न है कि यदि श्रीलंका में शांति बहाली के लिए कुछ उपाय सुझाने होते तो आप क्या सुझाव देते? कि भाई अगर आपको पूछा जाए कि भाई श्रीलंका में शांति लानी है, कैसे ला सकते हैं, तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका होगा, पहला तरीका तो होगा जी, संविधान संशोधन कर तमिल लोगों को भी बढ़ावा देना चाहिए, सत्ता में उनकी भी साझेदारी होनी चाहिए। तो उनकी साझेदारी जब सत्ता में होगी तभी फ़ायदा होगा श्रीलंका में। और दो पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला लिखा है कि उनको बढ़ावा दें, और दूसरा लिखा है कि सत्ता में उनकी साझेदारी होनी चाहिए। सत्ता में उनकी साझेदारी होगी तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई उनको देश में पूछा जा रहा है, जिससे शांति आ जाएगी। चौथा प्रश्न है कि श्रीलंका की जातीय विशेषता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो मैंने बहुत छोटा सा नोट लिखा है, आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं कि श्रीलंका में समुदाय के लोग ज़्यादा थे, एक समुदाय के लोग, 3 समुदाय के लोग ज़्यादा थे, किंतु ज़्यादातर लोग यानी कि 74% लोग सिंगली थे और देश में उन्हीं लोगों का बोलबाला था। तो ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न बच्चों। तो बच्चों ये आपके आज के 4 प्रश्न पूरे हो गए। हम बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट पे, जो कि आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश की वर्कशीट में जो चैप्टर हमने पिछली क्लास में किया था, लेटर टू गॉड, उसी को हम आगे कर रहे हैं। सबसे ऊपर लिखा है, फेथ इज़ लाइक वाईफाई, इट इज़ विजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट टू यू टू व्हाट यू नीड। तो कहा जा रहा है कि जो फेथ है, फेथ का मतलब क्या होता है? जो विश्वास है हमारा, वो वाईफाई, जो हमारी आस्था होती है वो हमारी वाईफाई की तरह होती है। विजिबल तो होती है, लेकिन जो कनेक्ट कर पाता है, सबको विजिबल होता है। आपके घरों के आसपास जो वाईफाई होगा, सिग्नल तो आपको भी विजिबल, उसका नाम तो आता है, लेकिन कनेक्ट कौन कर पाता है? जिसको ज़रूरत होती है। ठीक है।
जिसे पता होता है कि व्हाट यू नीड, क्या चाहिए उसे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अभी क्या कर रखा है यहाँ पे, एक आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, मतलब आपके चैप्टर में से आपको कुछ पैराग्राफ्स दे रखे हैं, आपको उसको अच्छे से रीड करना है, देन यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस मेंशन्ड बिलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। From this high, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised to good harvest. सिंपली बोला है कि जो घर है वो पहाड़ की चोटी में था, अकेला ही घर दिख रहा था वहाँ पे, और वहाँ से इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ देखा जा सकता था, फूल दिख रहे थे कॉर्न के, जो भुट्टा है पके हुए, बहुत अच्छे से फूल दिख रहे थे, और लग रहा था उनको देख के कि इस बारी तो बहुत बढ़िया वाली हार्वेस्ट होगी। तो ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है, बारिश चाहिए थी, या फिर एटलीस्ट अ शार। डाउनपोर मतलब जो थोड़ा हैवी वाली बारिश होती है, एंड शार मतलब नॉर्मल बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से जो लेंचो है वो ऊपर की तरफ देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाती तो मज़ा आ जाता। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वो अपनी वाइफ को बोलता है कि बस अब जल्दी से बारिश हो जाए। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो वेमेन है, जो उसकी बीवी, सपर मतलब खाना बना रही होती है, वो कहती है हाँ भगवान की मर्जी है, बस भगवान चाहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बस मील का ये टाइम था जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें पानी के नीचे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़ा बादल अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body। बाहर की तरफ गया किसके लिए, अपनी बॉडी पे बारिश के बूंदों की को फील करने के लिए। With a satisfied expressions he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in it curtain of rain, but suddenly उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत satisfied फील हो रहा था। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। ज़ोर से हवा चली और फिर सडनली क्या हुआ, ओले पड़ने लगे। हेलस्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है, हेलस्टॉर्म्स का मतलब होता है ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब बच्चा कहता है कि ये तो बिल्कुल जो सिल्वर है, चांदी के कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं, चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। वो क्या है, वो भाग के उनको कलेक्ट करने के लिए उस तरफ गए। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी, अब देखो इतने मोटे मोटे अगर ओले गिरेंगे तो फूल कैसे बचेंगे पौधों के ऊपर। तो नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक पेड़ नहीं, एक पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न की जो खेती थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई, ख़त्म हो गई, नाश हो गया उसका। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे, पौधों में जो फूल लगे थे वो नीचे गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो को बहुत बुरा लगा। ही फेल्ट वेरी बैड, उसको बहुत बुरा फील होने लगा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ख़त्म हुआ, स्टॉर्म ख़त्म हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, बीच में बिल्कुल जाके खेत के खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, अपने बच्चों से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कहता है कि अगर जो टिड्डियाँ आती और अगर वो ले जाती तो इससे कम डिस्ट्रक्शन होता, इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो कभी मैंने इमेजिन ही नहीं किया था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो हेल स्टॉर्म्स आए उसकी वजह से कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो कुछ प्रश्न दे हुए हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड, पूछा है जो लेंचो है उसका घर कहाँ लोकेटेड था। तो द हाउस, द ओनली वन इन द वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर है। आई विश आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को अप्रोच करता हुआ क्या दिखाई देने लगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। सो ये है आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर।
तीसरा है वाई डिड लेंचो गो आउट। अब लेंचो बाहर क्यों जाता है, क्यों जाता है लेंचो गो आउट? तो लेंचो went out for no other reason than to have a pleasure of feeling rain on his body। जो लेंचो है वो बाहर किस लिए जाता है? वो बाहर जाता है ताकि वो अपनी बॉडी पे बारिश की बूंदों को फील कर पाए, उसको अच्छा लगे। Why did लेंचो say the raindrops were like a new coins? लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि वो न्यू कॉइन्स हैं? वो इसलिए कहता है न्यू कॉइन्स हैं क्योंकि उसी की वजह से तो उसको सब कुछ मिलना था। अब सिंपल सी बात है, बारिश होगी, बारिश होगी तो बारिश के बाद क्या हो जाएगा? मौसम बढ़िया हो जाएगा, बारिश जो फसल है उसको पानी मिलेगा, पानी मिलेगा तो इस वजह से जो जो फसल है, जो हमारा हार्वेस्ट है वो बढ़िया वाला होगा। चलिए अगला है व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली। रेन को सडनली क्या हुआ? Suddenly the strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorms begin to fall। So ये है आपका चौथे प्रश्न का आंसर, फिफ्थ का आंसर। नेक्स्ट है, आई विश आपने नोट डाउन कर लिया होगा। द फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू विच थिंग इन द पैराग्राफ। पूछा गया है कि जो फ्रोजन पर्ल्स हैं वो किसे कहा गया है? हेलस्टॉर्म्स को कहा गया है। द फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू हेलस्टोन्स। चलिए अगला करते हैं। What were लेंचोज फीलिंग when the hail stopped? Why? लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल स्टॉप हुआ और क्यों? लेंचो was feeling devastated as his entire field was destroyed। आगे पूछा गया है 8th क्वेश्चन में, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑपोजिट गिवन इन द ब्रैकेट्स। वेरी क्लोजली, वेरी क्लोजली का ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट नहीं, सेम मीनिंग लिखना है। सो वेरी क्लोजली का मतलब होता है इंटीमेटली। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। कंटेंडेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है एक्सपोजिंग। Insects which fly in big swarms, groups are destroy crops, उनको क्या बोलते हैं? लोकस्ट बोलते हैं। अब आपको एंटोइम क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एंटोइम यानी कि उल्टा बताना है, ऑपोजिट बताना है। सैडनेस का मतलब क्या होता है? सैडनेस का ऑपोजिट हो जाएगा प्लेजर। रीस्टोर्ड का हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। रेफर द 9th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया। रेफर द ग्रामर वर्कशीट शेयर्ड अर्लियर ऑन पंक्चुएशन, फाइंड आउट द इंसेकल कॉमर्स, क्वेश्चन मार्क्स। अब आपको क्या करना है, आप ऑलरेडी पंक्चुएशन की वर्कशीट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे पंक्चुएशन को सर्कल करना है। तो आपको जहाँ जहाँ पंक्चुएशन के मार्क दिख रहे हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे, उनको सर्कल करेंगे। चलिए मेरे हिसाब से ये काम आप अपने आप कर चुके हैं क्योंकि पिछली वर्कशीट आपने बहुत अच्छे से समझ आ गई थी आपको और आप उसे कर भी चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको सर्कल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। कल मिलते हैं हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।